हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि कुछ पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इस वजह से। दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत लंबी नहीं आती है। 10 मिनट की, 11 मिनट की, 15 मिनट की वीडियोस मैं बनाती हूँ। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो सबके बस की बात नहीं होती। पढ़ाई वाली चीज़ें देखना, आजकल रील्स का ज़माना है, लोग न जाने क्या क्या देखेंगे लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें नहीं देखते। तो अगर 10 मिनट भी टिक करके आप एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें आपका फ़ायदा हो तो वो एक बड़ी बात होती है। जब मुझे कमेंट्स आने लग जाएंगे कि हाँ, जब मुझे लगने लग जाएगा कि चलो किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मैं इसको डेप्थ में बनाऊंगी और थोड़ा डिटेल्स में भी बनाऊंगी। बट जब तक मुझे कोई कमेंट नहीं आएगा, कोई मुझे रिव्यू नहीं आएगा कि क्या है नहीं है, तब तक यही 10-11 मिनट की सीरीज़ चलेगी, जिससे कि कम से कम 11 मिनट आप एक जगह शांति से रुकें और कुछ प्रोडक्टिव करें। नहीं तो जीवन आपका है फ्रेंड्स। आप चाहें तो दिन भर रील्स को स्क्रॉल करते रहें और आप चाहें तो पूरे दिन आप पढ़ाई करके अपनी चीज़ों को, अपने समय को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। नाउ मोटिवेशन देने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं मोटिवेशन तो बहुत नहीं दूंगी क्योंकि मोटिवेशन देना या सलाह देना किसी को अच्छा नहीं लगता इन जनरल। तो आगे हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और जिसमें लिखा हुआ था कि प्रतिनिधि काव्य है। अब नेक्स्ट, इसमें विविध क्षेत्रों के पात्र हैं, उनकी चरित्रगत विशेषताएं हैं, फिर भाषा की विविध स्तरीयता स्वाभाविक है। यह विभिन्न स्तरीयता राशों के महत्व को बढ़ाती है और घटाती है। अब पृथ्वीराज राशों का जो काव्य रूप है वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। पृथ्वीराज राशों का काव्य रूप। हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच पृथ्वीराज राशों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो पाठक हैं उनके बीच पृथ्वीराज राशों को प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। तो हमारे यहाँ काव्य भेद पर अधिकांशतः संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखकर विचार हुआ है। राशों में महाकाव्य के सभी लक्षण घटित नहीं होते। उदाहरणार्थ, राशों में छंदों का विधान संस्कृत महाकाव्य जैसा नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि राशों में छंदों का विधान संस्कृत महाकाव्य जैसा नहीं है। विभिन्न खंडों का विभाजन भी संख्या क्रम से नहीं, घटनाओं के आधार पर शीर्षक में है, जैसे कन्नौज समय और कौमास वध। वस्तुतः रासों की रचना संस्कृत के आचार्य संस्कृत के जो आचार्य हैं काव्य शास्त्रियों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के अनुसार नहीं हुई है। काव्य रूप की दृष्टि से रासो प्रकृत अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों की परंपरा में है। और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि काव्य रूप की दृष्टि से रासो प्रकृत अपभ्रंश प्रबंध काव्य की परंपरा में है, संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा में नहीं। नाउ नेक्स्ट, पृथ्वीराज राशों में मध्यकाल में प्रचलित प्रबंध काव्यों के अनेक रूपों में सम्मिश्रण हुआ है। उसमें कथा काव्य, चरित काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण मिल जाएंगे। रासो तो वह है ही, कथा की कहानी दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। इस दृष्टि से रासो को कथा कह सकते हैं क्योंकि उसकी कहानी सुखी एवं कवि पत्नी के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। आख्यायिका की कहानी के नायक कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक होता है। संस्कृत में कदम्बरी कथा मानी जाती है और हर्षचरित आख्यायिका, यद्यपि हर्षचरित चरित भी है। इस दृष्टि से पृथ्वीराज राशों की आख्यायिका भी कह सकते हैं क्योंकि नायक पृथ्वीराज कल्पित पात्र नहीं है और उसमें बाणभट्ट की भांति चंद का भी वर्णन है। राशो चरित काव्य भी है क्योंकि उसमें पृथ्वीराज का जीवन चरित्र वर्णित है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, राशो काव्य। नेक्स्ट का जो टॉपिक है हमारा वो होता है रासो काव्य। पृथ्वीराज राशो काव्य के रूप में विख्यात हैं। हमारे यहाँ राशो काव्य के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, उससे पृथ्वीराज राशों के काव्य रूप का निर्णय करने में सहायता मिलेगी। तो आइए पृथ्वीराज राशों के काव्य रूप के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं दोस्तों।
रासो, रासा, रास, रासऊ समानार्थक शब्द है जिसका विकास रास नामक नृत्य से हुआ है। रास मूलतः वन नृत्य था। हर्ष चरित्र में रास का उल्लेख नृत्य और गान दोनों रूपों में हुआ है। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू ने रस छंद का लक्षण दिया है। स्वरास नृत्य है, गान है और छंद भी है। गान शब्दों से बनता है। एक बार शब्दों का आगमन हुआ तो कथा का समावेश हो गया और रास प्रबंध काव्य भी बन गया होगा। रास नृत्य से कृष्ण की रास लीला का संबंध है। रास काव्यों की परंपरा भ्रंश से शुरू हो जाती है और मेरी जानकारी में प्राकृत भाषा में कोई रास काव्य नहीं मिलता। अपभ्रंश में सोमेनाथ रासो, भरतेश्वर, बाहुविलास, कछुली रास आदि मिलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि अपभ्रंश में सोमेनाथ रासो, भरतेश्वर, बाहुबली, कछुली रास आदि मिलते हैं। प्रबंध काव्य हो जाने के बाद रास किसी एक ही विषय तक सीमित नहीं रह गया है। यद्यपि यह सत्य है कि 11वीं शताब्दी से अपभ्रंश में रासो काव्य की जो परंपरा प्रारंभ होती है उसमें जैन मतावलंबी काव्य ही अधिक मिलते हैं, किंतु कालांतर में रासो ऐसा प्रबंध काव्य बन गया जो केवल धर्म या जैन धर्म तक ही सीमित नहीं रह गया है। धार्मिक रासों के साथ साथ ऐतिहासिक, वीरतापरक, श्रृंगारी रासक काव्य भी लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक एवं करब रासो काव्य है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक एवं वीरता परक रासो काव्य है। नाउ नेक्स्ट, आचार्य हेमचंद्र के शब्दानुशासन के में रासक को गेय उपासक बताया गया है। ये गेय रूपक 3 प्रकार के होते थे, मशून अर्थात कोमल, उदित और मिश्र। रासक मिश्र गेय उपरूपक हैं। टीका में इन गेय उपरूपकों के संबंध में बताया गया है कि इनमें से कुछ तो स्पष्ट रूप से कोमल है जैसे डोम्बिका, कुछ दूसरे हैं जैसे जो स्पष्ट रूप से उदित गेय रूपक हैं जैसे भानक, कुछ ऐसे हैं जिनमें मशरीन की प्रधानता होती है, कुछ उदित भी मिल जाता है, कुछ में उदित कम मिला होता है जैसे प्रस्थान, कुछ में अधिक मिला होता है जैसे सिंगटक, परंतु ऐसे भी कई हैं जिनका प्रधान रूप तो उदित होता है फिर भी थोड़ा बहुत मशरीन का प्रवेश हो जाता है। भानिका ऐसा ही है। फिर प्रेरणा, रामाकीड़, रासक, हल्ली रसक आदि ऐसे ही रूपक है जो रासक आरंभ में एक ही प्रकार के उदित प्रयोग प्रधान गेय रूपक को कहते थे, जिसमें थोड़ा बहुत मिश्रण या कोमल प्रयोग भी मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली तीसरे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो के प्रारंभिक अंशों की समानता दिखाकर प्रकट किया कि पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक दोनों में रासक काव्य के लक्षण मिलते हैं जो हिंदी के साहित्य रासो काव्य की दीर्घ परंपरा से मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक दोनों राष्ट्रीय काव्य के रूप में लक्षण मिलते हैं। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये दिखाकर प्रकट किया जो हिंदी के रासो काव्य की दीर्घ परंपरा मिलती है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक उद्भव और विकास रासक काव्य की चर्चा के प्रसंग में बताया लगभग 1000 रासक काव्य मिलते हैं और इनकी रचना 19वीं सदी में तक हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कथानक रूढ़ियाँ। थैंक यू।